लोग बात कर रहे थे आपका 174 एक पर बात चल रही थी, 175 एक पे पुलिस अधिकारी के अन्वेषण करने की शक्ति, इसके लिए पूर्ववर्ती शर्त, क्योंकि वो प्रत्येक संज्ञेय अपराध का अन्वेषण कर सके ये स्थिति नहीं है। यद्यपि प्रत्येक संज्ञेय अपराध को दर्ज करना ये उसकी ड्यूटी में शामिल है, दर्ज करेगा, लेकिन अन्वेषण करेगा ये डिफरेंट बात है। और जो नई बीएनएसएस है उसमें ये ड्यूटी खोल कर रख दी है ये सचो की कि वो अगर संज्ञेय अपराध के होने के संबंध में सूचना प्राप्त कर रहा है तो उसे दर्ज करनी होगी। अन्वेषण करने के लिए वो सशक्त नहीं है, ये दूसरी बात है। ये ठीक है कि जिस भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को वो दर्ज करेगा उस सबका वो इन्वेस्टिगेशन कर ले, ये स्थिति नहीं है, क्योंकि दर्ज करना अलग बात है और इन्वेस्टिगेशन करना अलग बात है। इन्वेस्टिगेशन मीनिंग देयर बाय, आपसे चर्चा हुई कि इन्वेस्टिगेशन मीनिंग देयर बाय प्रोसीडिंग टू द स्पॉट। अब जम्मू कश्मीर में हुआ ऑफेंस ये सचो सदर बाजार ने दर्ज कर लिया, तो वो प्रोसीडिंग टू द स्पॉट करेगा कैसे? इसलिए इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट बात है और ऑफेंस का दर्ज होना ये डिफरेंट बात है। और हमेशा से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये सचो को ये ताकत रही हो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलने पर दर्ज करना उसके विवेक पर निर्भर हो, ऐसा कभी भी नहीं था। जो पुरानी सीआरपीसी थी तब भी शब्द जो थे 154 सबसेक्शन 1 में है वो यही थे कि व्हेनेवर द एसएचओ विल रिसीव द इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। वहां तब भी ये शब्द नहीं थे कि जब एसएचओ को अपने थाना क्षेत्र में हुए अपराध के संबंध में सूचना मिले तो वह राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए रखी गई पुस्तकों में उसका सार प्रविष्ट कराएगा आदि आदि। ये तब नहीं लिखा था, तब भी यही लिखा कि जब भी आप कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पाएंगे यू मस्ट राइट डाउन इन दैट मैनर विच इज प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर अंडर सेक्शन 154। और वही स्थिति आज भी आप देखते हैं 173 तो कहता संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है। आज भी स्थिति वही है कि उस क्षेत्र पर विचार किए बिना कि अपराध कहां किया गया, यू मस्ट write down that in that manner which is provided under section 173 through BNSS। बस जो अंतर आया, पहले जो विविक्षित था अब वो अभिव्यक्त है, पहले जो इंप्लाइड था अब वो एक्सप्रेस हो गया। फर्क सिर्फ इतना, और एक्सप्रेस हमने पहले भी कहा कि दो कारणों से एक्सप्रेस प्रोविजन बनाए जाते हैं ताकि जो डायलेमा है, जो अंतर्द्वंद है वो खत्म हो जाए। यद्यपि अंतर्द्वंद को खत्म करना न्यायालय इसका भी काम है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के निर्वचन की ताकत उन्हें भी रहती है, लेकिन हमेशा कानून में प्रोवाइड करना ये बेहतर बात समझी जाती है, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है, कोई ऐसा फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि जो पीठासीन होगा वो बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा है। इसलिए हमेशा कानून में प्रोवाइड होना यही अच्छी बात समझी जाती है। तो आज भी स्थिति वही है। ऑफेंस का दर्ज होना डिफरेंट बात है और ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन ये बिल्कुल डिफरेंट बात है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मीनिंग देयर बाय
प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों इनका पता लगाना। और वो तभी पता लग सकते हैं जब आप, ठीक है, स्पॉट जो प्लेस ऑफ अकरेंस है वहां पर जाएं, अदरवाइज कैसे पता लगेगा कितने लोग थे, कैसे मारा गया, किस समय हुआ? क्योंकि एविडेंस एक्ट कहता है कि वे सभी तथ्य जो विवादित तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम है। विवादित तथ्य ये कि ए का बी ने कत्ल किया और उसका परिणाम है कि ए का ब्लड संबंधित स्थान पर गिरा, तो ब्लड का पाया जाना ये विवादित तथ्य का परिणाम है। और ये एक रिलीवेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक रिलीवेंट सर्कमस्टांस है। और हमने आपसे पहले भी कहा है कि जो सर्कमस्टांस होती है उसी को तथ्य कहते हैं। क्योंकि तथ्य, इसकी डेफिनेशन क्या है? वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, मन या मन की कोई दशा जिसका भान दूसरे व्यक्तियों को है। तो जो सर्कमस्टांस है ये तथ्य ही हुआ क्योंकि इसकी मौजूदगी आपको आंखों से दिखाई देती है, यानी ज्ञानेंद्रियों से आप उस तथ्य का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इसे फैक्ट भी कहा जाएगा और इसे परिस्थिति भी कहा जाएगा। और चूंकि ये कहां दी गई? प्रसंग हेतु परिणाम पहले कहा था, मेरा ख्याल है धारा 7, और अब कितने में हो गया? 5, क्योंकि 2 की कमी हो गई है। और धारा 5 में ये चूंकि वर्णित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम घोषित करता है कि वे समस्त परिस्थितियां जो उस प्रकार से संबंधों के, उस प्रकार से संबंधों का जो प्रकार इस अधिनियम में धारा 4 से लेकर 50 तक, अब शायद हो गया या जहां तक हो गया है, पहले 6 से 55 तक था। संबंधों का जो प्रकार 6 से 55 तक बताया गया है, उस प्रकार से अगर कोई तथ्य विवादित तथ्यों से संबंधित हो जाता है तो उस तथ्य को हम सुसंगत तथ्य कहते हैं। परिस्थिति यही तथ्य है। और ये क्योंकि पहले 6 में परिभाषित थी, वो पहले 8 में परिभाषित थी, और 8 6 से 55 के बीच में पड़ता है। और 8 क्या कह रहा था? जो परिणाम के रूप में जो तथ्य विवादित तथ्यों से संबद्ध हो जाए वो सुसंगत हो जाएगा और उसका साक्ष्य दिया जाएगा। खून का गिरना ये एक परिस्थिति है जिसका भान आपको आंखों से हुआ, आंख ज्ञानेंद्रिय है, इसलिए ये एक तथ्य बन गया। और तथ्य को सर्कमस्टांस भी कहते हैं, इसलिए सर्कमस्टांस बन गई और ये तथ्य रिलीवेंट हो गया क्योंकि रिलीवेंसी का जो प्रकार धारा 8 में बताया गया है उस प्रकार से ये विवादित तथ्यों से संबंधित हो गया। रिलीवेंसी का प्रकार जो धारा 8 में बताया वो क्या है? परिणाम। कि परिणाम के रूप में जो विवादित तथ्यों से संबंधित हो जाएगा वो तथ्य सुसंगत हो जाएगा। इसलिए आप मिट्टी खून आलूदा और मिट्टी सादा आदि आदि का साक्ष्य वहां दिया जाता है और इसी को सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहा जाता है। यही परिस्थितियों का साक्ष्य है जिसे दूसरी भाषा में या विधिक भाषा में सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य यह कहा जाता है, या तो सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य ये आप कह लीजिए या सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये कह लीजिए, बात एक ही है। और चूंकि धारा 5 कहती है कि या तो आप विवादित तथ्यों का साक्ष्य देंगे या सुसंगत तथ्यों का, यानी ये कम से कम निर्धारित मापदंड है कि या तो ये दीजिए या ये दीजिए अभियुक्त के दोष को साबित करने के लिए। और अगर आप दोनों दे सकते हैं तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, दोनों दे सकते हैं, दोनों दीजिए, लेकिन कम से कम एक ये देना होगा। तो जहां विवादित तथ्यों का साक्ष्य हमारे पास नहीं होता, हम कहते हैं सर इसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, यानी रिलेवेंट फैक्ट का जो एविडेंस है वो अक्यूज के विरुद्ध जा रहा है। तो रिलेवेंट फैक्ट मिलेंगे कहां? मिलेंगे प्लेस ऑफ अकरेंस पे। कहां मिलेंगे? प्लेस ऑफ अकरेंस पे ही मिलेंगे। और प्लेस ऑफ अकरेंस पर
इसलिए जाना ये विवेचक का दायित्व है। प्लेस ऑफ अकरेंस पर उसको जाना होगा, तभी तो इन्वेस्टिगेशन करेगा। और अगर वो स्थान जहां पर अपराध का घटित होना बताया जाता है वो एसएचओ के जुरिडिक्शन में नहीं है, या एसएचओ का जुरिडिक्शन जिस स्थान पर है वो स्थान उस प्लेस ऑफ अकरेंस से बहुत दूरी पर स्थित है, तो ये सुविधाजनक नहीं होगा कि वो एसएचओ उस स्थान पर जाए, जबकि वहां भी एसएचओ होगा। भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं हो सकता जिस स्थान पर अधिकारिता रखने वाला एसएचओ मौजूद ही ना हो, ये तो असंभव स्थिति है। और वो एसएचओ भी कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इसका कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम इस एसएचओ को मजबूर करें कि ये इन्वेस्टिगेशन उस अपराध की करे जिसके घटने का स्थान इसके थाना क्षेत्र में नहीं है। लेकिन हमें विलंब का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, ठीक है ना। एफआईआर जितना डिले होती जाएगी उस विलंब का हमें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, युक्ति संगत। अदरवाइज धारा 11 एविडेंस एक्ट में एफआईआर की जो एविडेंटरी वैल्यू है वो एफआईआर को रिलीवेंट कर देगी, और धारा 11 अदालत को ये सोचने के लिए सक्षम और समर्थ, या यूं कहें अदालत को ये सोचने के अवसर देगी कि हो सकता है प्रोसिक्यूशन स्टोरी झूठ हो। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपके साथ आपराधिक घटना हुई, सही मान लिया। जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही, हमने वो भी मान लिया। आप वहां से जैसे तैसे निकले, हमने ये भी मान लिया। आप जम्मू कश्मीर की सीमा से जल्द दूर हो जाना चाहते थे, ये भी मान लिया। जम्मू कश्मीर की सीमा से जब दूर हो गए, 200 किलोमीटर आ गए, फगवाड़ा में आ गए या पठानकोट आ गए, यानी पंजाब में आप इंटर कर गए, तो आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? ये सवाल उठेगा, इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलो ये भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि भाई बाहर के हम आदमी थे, जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे। ठीक, घर आ गए आप, तो एसएचओ सदर बाजार को क्यों नहीं बताया? ठीक है ना। अगर एसएचओ सदर बाजार उसको दर्ज नहीं करेंगे तो डिले होता जाएगा एफआईआर में, और धारा 11 एविडेंटरी वैल्यू जब एफआईआर की आएगी तो दिक्कत होगी प्रोसिक्यूशन को। दैट इज वाई पहले भी और आज भी एक ही बात कि एफआईआर कहीं भी दर्ज होगी, कहीं भी, पूरे हिंदुस्तान में। यद्यपि पहले ये स्थिति स्पष्ट नहीं थी, आज ये स्थिति एकदम क्लियर है। लेकिन एफआईआर का दर्ज होना इन्वेस्टिगेशन की ताकत नहीं देता, इससे आपको इन्वेस्टिगेशन की ताकत नहीं मिलती है। इन्वेस्टिगेशन आप किस अपराध का करोगे, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ section 156 subsection 1 in old CRPC, or now this question will be answered on the basis of section 175 subsection 1. 175(1) ये तय करेगा कि आपको किन अपराधों के अन्वेषण की ताकत। दर्ज करिए, दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अन्वेषण करना चाहते हैं अपराध का, प्रतिबंध तब है, और क्यों है? इसलिए नहीं कि इस एसएचओ में कोई खराबी है और वो एसएचओ कोई भगवान के दूत होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हमने कहा ना, कानून जरूरत के आधार पर है। कानून इसलिए नहीं है कि किसी को अधिकार देना है, और वो चाहे जुडिशियल अफसर हो, चाहे पुलिस अफसर हो, चाहे कोई अफसर हो, उसके दिमाग पर अफसरी ये तारी रहती है और उसे ऐसा ही लगता है मानो अधिकार उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए दिए गए, इसलिए नहीं दिए गए। और इसीलिए बार बार कहते हैं कि पढ़ाई ये महत्व की बात नहीं है, पढ़ाई के पार जाना ये महत्व की बात है।
और पढ़ाई के पार तभी जाएंगे जब पढ़ाई पहले करेंगे, उसके बाद ही पार उसके बाद ही जाया जाता है। जब पता लगता है कि ये सारी पढ़ाई निस्सार है जो हमने की, ये हमें आदमी नहीं बना पाई। ठीक है, पढ़े जरूर, लेकिन इस पढ़ाई ने हमें आदमियत नहीं दी। आदमियत के लिए कुछ और पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो और पढ़ने की जो मानसिकता और मनःस्थिति है वो बनती तभी है जब आप ये समझ लेते हैं कि पढ़ाई निस्सार है या ईश्वर की विशेष कृपा हो, जैसी कि हुई कबीर आदि पर, कि उन्हें पहले ही पता था कि ये सब निस्सार है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंतिम स्थिति वही है। पढ़े लिखे ये कोई बहुत अच्छे लोग नहीं है, ये बहुत गिरे हुए लोग हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अनपढ़ रह जाओ, इसका अर्थ ये है कि पढ़ाई लिखाई पर रुक मत जाओ। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि पढ़ लिख कर सिर्फ ये मत मान लो कि जिंदगी का उद्देश्य प्राप्त हो गया। सिर्फ इतना ही कहने का अर्थ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अनपढ़ या अज्ञानता के पक्षधर हैं, ये नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ है हम परम ज्ञान के पक्षधर हैं। आप ये भी जानो कि ये जो प्राधिकार आपको मिला है ये जरूरतों के लिए मिला है, अननेसेसरी परेशान करने के लिए नहीं। तो जो ये सचो है उसे इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करना पड़ेगा, स्पॉट पर जाना होगा। इसलिए नहीं कि स्पॉट पर जाना कानून में लिख दिया गया, क्यों? इन्वेस्टिगेशन हो ही तभी सकती है, अदरवाइज हो ही नहीं सकती। आप तथ्यों और परिस्थितियों को कैसे पता लगाएंगे? कोई सी लाल का माया जाल है, कोई जादुई छड़ी आप घुमाएंगे, ठीक है ना? कैसे आप पता लगाएंगे? उसके लिए जाना पड़ेगा उस स्थान पर, ठीक है ना? इसलिए जाएंगे आप, इसलिए लिखा है इन्वेस्टिगेशन में कि यू द एसएचओ विल प्रोसीड टुवर्ड्स द प्लेस ऑफ अकरेंस, और वहां तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाएगा। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि अपराध किसके द्वारा किया गया है। अगर अननेम्ड एफआईआर है तब तो यह ड्यूटी और ज्यादा बनती है, और नेम्ड भी है तो जिसने कराया है नेम्ड वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का नहीं है, वो भी इंसान है और झूठ बोल सकता है। इसलिए फिर भी ये आपकी ड्यूटी है कि आप पता लगाएं कि क्या उसने किया, और ये पता लगाने के लिए तरीका क्या होगा। तो साक्ष्य का संकलन, और साक्ष्य दो ही प्रकार का है, मौखिक या दस्तावेजी। दस्तावेजी के लिए आपको सर्च एंड सीजर की ताकतें रहेंगी, और मौखिक के लिए आपके पास ताकत होगी कि आप अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेश ये दे सकते हैं, और जब वो उपस्थित हो तो उनसे पूछताछ करके उसके सार को अभिलिखित कर सकते हैं। ये सब होगा कैसे? ये यूं कहें कि ये सब करना उसके लिए अधिक सुविधाजनक है जो उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाला यह सचो है जहां अपराध हुआ, ठीक है ना? उसके लिए अधिक आसान है। इसलिए 175 एक प्रतिबंध लगाता है कि यह सचो प्रत्येक संज्ञेय अपराध की विवेचना या प्रत्येक संज्ञेय अपराध का अन्वेषण यह नहीं करेगा। विवेचना, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तफ्तीश, अन्वेषण, ये सब एक ही शब्द है, ये सिर्फ भाषा की भिन्नता है। इसलिए यह प्रतिबंध है, इसलिए नहीं कि कोई विशेष बात है। और हमने कहा ना कि कानून को समझ लेंगे तो फिर कोई जरूरत नहीं बचती। इसलिए 175 एक कहता है कि यह सचो उस संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करेगा जिसके विचारण की ताकत। यह नहीं कहा कि जिसको उसने दर्ज किया है उस अपराध का अन्वेषण करेगा, यह नहीं कहा उसने कहा यह सचो उस अपराध का अन्वेषण करेगा जिसके विचारण की ताकत उसके थाना क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को प्राप्त है। शब्द ये आए,
ठीक है, और उसके थाना क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला जो न्यायालय है उसे किन मामलों के विचारण की अधिकारिता है, ये कहां लिखा है? अध्याय 14। दांडिक न्यायालयों का, दंड न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। पहले ये कहा था 175 से लेकर 189 तक, अब सेक्शन चेंज हो गए, तो बदले हुए सेक्शंस में 175 से 189 जो पूर्व के थे, अब उनकी जगह कौन से सेक्शन आ गए देख लेंगे आप, ये कोई महत्व की बात नहीं। तो दंड न्यायालय जो 175 से 189 तक वर्णित है, उन्हें जिन जिन अपराधों के संबंध में विचारण की अधिकारिता प्राप्त है, या यूं कहें कि उन दंड न्यायालयों को जिन स्थानों पर घटित हुए अपराधों के संबंध में विचारण की अधिकारिता प्राप्त है, उन स्थानों पर अधिकारिता रखने वाले एसएचओ को उन सारे अपराधों के अन्वेषण की अधिकारिता प्राप्त है। इससे कोई मतलब नहीं कि संबंधित अपराध उसने दर्ज किया था या नहीं की तो बात ही नहीं है, ठीक है। वो जितने अपराध दर्ज करेगा उन सबका अन्वेषण नहीं करेगा। यह सही है कि वो जो अपराध या जिस अपराध का अन्वेषण करेगा उसे निश्चित तौर पर दर्ज करेगा, ठीक है ना, उसे निश्चित तौर पर दर्ज करेगा। बल्कि यह भी ठीक नहीं है, यह भी ठीक नहीं है। केवल इतना ही कहना ठीक है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में अपराध हुआ और सदर बाजार ने दर्ज किया, तो जो यहां दर्ज हुआ वही तो जाएगा वहां, तो वो दर्ज दोबारा से करेगा ही नहीं, ठीक है। वहां का एसएचओ दोबारा थोड़ी दर्ज करेगा, ये एक बार दर्ज हो गया, बात खत्म है। और वहां हुए अपराध को वो दर्ज करेगा ही। तो सिर्फ इतना ही कहना ठीक है, आगे कुछ भी कहना वाक्य को अशुद्ध कर देगा। इतने शुद्ध रूप में अगर आप बोलना चाहते हो, सिर्फ इतना ही बोलना पड़ेगा कि एसएचओ प्रत्येक संज्ञेय अपराध को दर्ज करने के लिए ड्यूटी बाउंड है, लेकिन प्रत्येक अपराध का अन्वेषण करने के लिए वो ड्यूटी बाउंड नहीं है। केवल उन्हीं अपराधों का वो अन्वेषण करेगा वो दर्ज किसी ने किए हो, उसने स्वयं दर्ज किए हो, किसी और ने दर्ज किए हो, इससे मतलब नहीं, बस दर्ज हुए, बात खत्म। अन्वेषण की ताकत को सेपरेट देखेंगे दर्ज करने की ताकत से। जब अन्वेषण पर विचार होगा तब विचार यह चलेगा कि क्या अन्वेषण की ताकत संबंधित एसएचओ को रही है, और इसका निर्धारण सिर्फ इस बात से होगा कि अगर ये एसएचओ अन्वेषण करके पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करे उस न्यायालय को जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में इसका थाना पड़ता है, तो क्या वो न्यायालय विचारण कर पाएगा? और वो न्यायालय विचारण कर पाएगा या नहीं, इसका उत्तर मिलेगा अध्याय 14 में। इसलिए लिखा हुआ है कि कोई थाने का भार साधक अधिकारी सिर्फ उन संज्ञेय अपराधों का अन्वेषण करेगा जिनका विचारण करने की अधिकारिता उसके थाने में समाहित स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले न्यायालय को प्राप्त है। और आपको हमने बताया था कि जब हम अध्याय 14 पढ़ेंगे तो अनेक प्रकार के अपराध हमारे सामने आएंगे, जिनमें से कुछ अपराध ऐसे होंगे जो लगातार चलते रहेंगे, लगातार होते रहेंगे। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो तुरंत हो गए, बात खत्म हो गई। जैसे व्यपरण हमने उदाहरण दिया था, जैसे किसी व्यक्ति को भारत की सीमाओं से बाहर ले जाते हैं आप, या फिर विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से बाहर ले जाते हैं, बस तत्क्षण अपराध घटित हो गया, अब कुछ नहीं होना। लेकिन अपहरण का अपराध ये लगातार जारी रहता है, लगातार हर क्षण अपराध होता रहता है। क्योंकि अपहरण में क्या कहता है यदि आप किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी स्थान से जाने को किसी भी साधन से विवश करते हैं, इस प्रकार की डेफिनेशन वहां दी गई। तो जब तक आप विवश करते रहेंगे
तब तक अपहरण चल रहा है ये माना जाएगा। अगर आप ले जा रहे हैं तो उसकी इच्छा तो नहीं है ना, तो लगातार ले जा रहे हैं ना, तो लगातार उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए आप विवश कर रहे हैं, इसलिए वो लगातार चलने वाला ऑफेंस है। आपने क्रूरता की, वो तो लगातार जारी है। फिर अपराध ऐसे भी होते हैं, जैसे चोरी की गई तो एक स्थान पर चोरी की गई, एक स्थान पर चुराई गई संपत्ति बरामद हो गई, एक स्थान पर चोर पकड़ लिए गए। अपराध ऐसे भी होते हैं कि एक पार्टली इस यहां की है और पार्टली दूसरे जगह पर किया, तो 2 लाठी यहां मारी, फिर पकड़ ले गए, फिर हरदोई में भी 5 जूते मार दिए। ठीक है, तो एक ही सब व्यवहार में चल रहा है ना, लगातार आप कुट रहे हो, पिट रहे हो, तो लगातार चल सकता है। यानी अपराध 2 या अधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में जारी रह सकता है, यह भी हो सकता है। अपराध ऐसे भी हैं कि एक स्थान पर काम किया गया और दूसरे स्थान पर परिणाम आया, यह भी हो सकता है। तो ऐसी दशाओं में हम लोग जब क्रिमिनल कोड का जो डिक्शन देखेंगे, वो चैप्टर 14 पढ़ेंगे, अध्याय 14 पढ़ेंगे, तो देखेंगे ऐसी दशाओं में एक से अधिक न्यायालयों को संबंधित अपराध का विचारण करने का हक मिल जाएगा, एक से अधिक न्यायालय। और जब अन्वेषण की अधिकारिता न्यायालय के विचारण करने की अधिकारिता से अपृथक्करणीय रूप से जुड़ी है, तो डेफिनेटली ये सचो को भी उन अपराधों के अतिरिक्त जो उसके थाना क्षेत्र में घटित हुए हैं, अन्य अपराधों के अन्वेषण की अधिकारिता भी आ जाएगी। लेकिन कल हमने बात करते समय अंतिम रूप से यह बात की थी आपसे कि अधिकार का होना एक बात है और अधिकार का सम्यक उपयोग ये दूसरी बात है, और वह सम्यक कठिन है। ठीक है, खाना बनाना कठिन नहीं है, सम्यक खाना बनाना कठिन है। नमक तेज है तो भी गलत है, और नमक कम है तो भी गलत है। मिर्च तेज है तो भी गलत है, और कम है तो भी गलत है। ठीक है, खाने वालों के स्वादानुसार खाना बनना चाहिए, और इसीलिए पाक कला के विशेषज्ञ यह रखने पड़ते हैं। यूं तो हमें भी मालूम है कि गले में इन्फेक्शन हो तो एजिथ्रोमाइसिन देनी चाहिए, लेकिन न ठीक हो तब क्या देनी चाहिए, तो बोले अब हमें कुछ नहीं मालूम। भाई इसके आगे क्या? ठीक है, तो सम्यक ये जो चीज है यही अपने में दिक्कत देती है। अधिकार होना कोई दिक्कत की बात नहीं, अधिकार का उपयोग ये सम्यक बात है, सम्यक उपयोग होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा, सम्यक भोजन, सम्यक विश्राम, सम्यक आहार। ये बहुत कठिन है, आप ज्यादा खा सकते हो, आप कम खा सकते हो, लेकिन सम्यक खाना ये बहुत बहुत कठिन है। इसके लिए तो फिर विशेषज्ञों की सलाह की जरूरत पड़ती है। वो बताते हैं कि सुबह 1 चिप्स खा लेना, शाम को 2 बिस्कुट खा लेना दिन में। ठीक है, वो सारी चीजें बताते हैं आपको। तो सम्यक दिक्कत है। अधिकार जैसे चो को उन थाना क्षेत्रों, उन अपराधों के संबंध में जो उसके थाना क्षेत्र में घटित हुए हैं, उसके अलावा भी अपराधों के अन्वेषण की ताकत हो सकती है अध्याय 14 के उपबंधों के आधार पर। ठीक है ना, अध्याय 14 के उपबंधों पर जब हम विचार करेंगे, यहां घटना हुई, गोली यहां मारी गई, मृत्यु केजीएमसी में हुई। नो डाउट केजीएमसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को उस अपराध के विचारण का अधिकार है। अध्याय 14 के उपबंधों के अंतर्गत जब आएंगे तो हम दिखा देंगे आपको। लेकिन और यह भी ठीक है कि अगर न्यायालय को विचारण का अधिकार है तो केजीएमसी पर अधिकारिता रखने वाले एसएचओ को उस अपराध के अन्वेषण का अधिकार है। लेकिन जब गोली यहां मारी गई तो अन्वेषण सुविधापूर्वक कहां होगा? क्योंकि अन्वेषण में क्या करना पड़ेगा, प्रोसीडिंग टू द स्पॉट। ठीक है ना, यह करना होगा, अपराधी का पता चलाना होगा,
तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाना होगा। ये सारे काम करने होंगे। कौन आसानी से कर पाएगा? ये एसएचओ शाहजहांपुर, ना कि ये एसएचओ लखनऊ। अब शाहजहांपुर से अपराध कर लिया, मारा लखनऊ में, अब सुविधा वहां होगी, क्योंकि यहां सिर्फ क्या हुआ? अपहरण। सिर्फ एक घटना घटी, कुछ लोगों ने ले जाते देखा होगा, बाकी सब कुछ वहीं हुआ है। ठीक है, अब स्थिति वहां ठीक है। तो ये ठीक है कि आपको इन्वेस्टिगेशन का हक हो सकता है, लेकिन हर बार किसी भी एसएचओ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाना ठीक हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हक तो है ही है, हक तो है ही है। मान लो एसएचओ लखनऊ ने कर ही डाली, मान लो एसएचओ लखनऊ ने कर ही डाली, या कुछ सीमा का दिक्कत रही, मिसकॉन्सेप्शन रहा और हरदोई वालों ने कर डाली। ठीक है, तो विवेचना तो हो ही गई, अन्वेषण तो हो ही गया। इस अन्वेषण को सिर्फ इस आधार पर प्रश्नगत करना कि साहब उन्हें करनी चाहिए तो उनने की, ये कहां तक ठीक होगा? हाँ, ये ठीक है कि काम को ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए, लेकिन काम जब चल रहा है उस समय उसे जिस प्रकार से किया जाना चाहिए, यदि नहीं किया जा रहा है तो आपको आपत्ति उठानी चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम इस रूप में आ सकता है कि काम हो सकता फिर हो ही ना, क्योंकि काम करने की एक प्रक्रिया बनाई गई। ठीक है, और प्रक्रिया इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि काम को ठीक प्रकार से किया जा सके। जब वो किया जा रहा है उस समय अगर आप ये आपत्ति उठाते हैं कि ये उस प्रकार से नहीं हो रहा जिस प्रकार से होना चाहिए, तो आपकी आपत्ति जायज है, क्योंकि फिर परिणाम इस रूप में हो सकता है कि काम हो ही ना और सारी कवायद बेकार हो जाए। समय का दुरुपयोग, संसाधनों का दुरुपयोग, श्रम और शक्ति इसका दुरुपयोग, ये सारी चीजें हों। लेकिन एक बार काम हो गया और ठीक हुआ है, सिर्फ उसमें गलती इतनी है कि उस तरह नहीं हुआ जिस तरह बताया गया था, तो फिर गड़बड़ क्या है? अरे काम तो हुआ ना, हमने कहा था पढ़ के आना, आप पढ़ के तो आए, हमने कहा था लेट के पढ़ना, तुम बैठ के पढ़ लिए, फर्क क्या पड़ा? अरे इससे क्या मतलब तुम लेट के पढ़े थे या बैठ के पढ़े थे? काम हो गया ना। तो इसीलिए प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों को उसी समय जब उठाया जाए, जब काम चल रहा है तभी महत्व दिया जाता है, उसके बाद दिया ही नहीं जाता। ठीक है ना? और यहां तक भी रहता है कानून में व्यवस्था कि अगर आप अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट के समक्ष प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों को उठा रहे हो, अर्थात आप ये प्रश्न उठा रहे हो कि आरोप की विरचना होनी चाहिए थी, नहीं की, गलत आरोप विरचित कर दिया, उन्हें अन्वेषण करना चाहिए तो उन्हें कर दिया, इन्हें विचारणा करना चाहिए तो इन्हें कर दिया, तो आप देखते थे कि जो अपीलेट कोर्ट है या रिविजनल कोर्ट है वो आपके इस ऑब्जेक्शन को तब तक अलाउड नहीं करेगा जब तक आप ये ना बताओ कि इससे आप प्रतिकूल रूप से कैसे प्रभावित हो गए। आप ये तो बताओ, ठीक नहीं किया उन्होंने, आप पर क्या इंपैक्ट है आप तो बताओ। अगर आप पे कोई इंपैक्ट नहीं तो प्रक्रिया गलती हो भी गई तो क्या? ठीक है ना? और व्यू यही होना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ठीक बात है। प्रक्रिया तो ठीक काम को करने के लिए थी, काम ठीक से हो गया, बात खत्म है। तो इसीलिए अच्छा, और जहां तक अन्वेषण का सवाल है, अन्वेषण के बाद विचारण होना है। अन्वेषण अपने आप में किसी की दोष सिद्धि या दोष मुक्ति के लिए आधार नहीं है भाई। अन्वेषण की रिपोर्ट जाएगी और जो पुलिस रिपोर्ट जाएगी मजिस्ट्रेट को तो पूरा सिजरा शुरू होगा, जिसकी चर्चा हम लोग वो स्थिति आने पर करेंगे। और मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि पुलिस रिपोर्ट से और पुलिस रिपोर्ट के साथ भेजे गए अभिलेखों से जिस अपराध का होना प्रकट होता है, क्या उसी में पुलिस रिपोर्ट भेजी गई है? यदि नहीं तो जो होना प्रकट होता होगा वो उस अपराध में संज्ञान लेगा, ना कि उस अपराध में जो पुलिस ऑफिसर ने लिखकर भेज दिया। और अगर पुलिस ऑफिसर ये लिखकर पुलिस रिपोर्ट दे रहा है
कि कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन जो अन्वेषण की रिपोर्ट है और जो उसके साथ का अभिलेख है वो ये दर्शित करता है कि अपराध हुआ है, तो वो ये मानकर मानो उसने आरोप पत्र यानी चार्जशीट प्रस्तुत की है, उस पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान ले लेगा। यानी मजिस्ट्रेट के ऊपर कोई रोक नहीं है। तो अन्वेषण ये अपने आप में कोई निर्णायक गतिविधि है ही नहीं, क्योंकि अन्वेषण किस लिए? टू फाइंड आउट ए प्राइमा फेसी केस, केवल इतना देखने के लिए कि विचारण के लिए कोई आधार है भी या नहीं, इसी के लिए अन्वेषण किया। तो फिर अन्वेषण अगर इन्हें करना चाहिए था और इन्होंने कर लिया, तो इसमें क्या आफत फट पड़ी है? इससे तो कुछ भी नहीं होना, इससे क्या लेना देना? अगर गलत हुआ ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसे लगा दीजिए, हो जाएगा। आपको कल भी बताया, जब पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तो मजिस्ट्रेट के समक्ष तीनों विकल्प होंगे, ठीक है, और वो 175(3) की ताकत से ही अन्वेषण का आदेश कर सकेगा, ठीक है। तो विकल्प तो खुले हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अन्वेषण अगर उसने नहीं किया जिसे करना चाहिए था, तो समस्या क्या है? कुछ भी नहीं। इसीलिए पुरानी 156(2) और नए में 175(2) क्या कहता है? ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी भी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था। इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, केवल इस आधार पर नहीं किया जाएगा। अगर इसके साथ अन्य आधार भी हैं तो आप खूब करिए प्रश्नगत, कोई दिक्कत नहीं। आप खूब कहिए कि इनका स्टेटमेंट होना चाहिए, नहीं लिया, इस चीज को रिकवर होना चाहिए तो नहीं किया, ये एविडेंस और कलेक्ट होनी चाहिए थी, नहीं की। लेकिन इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि पुलिस अधिकारी जिसे अन्वेषण करना चाहिए था उसने नहीं किया, इस आधार पर, और इसकी कोई आवश्यकता दिखती भी नहीं। तो 175(1), 175(2) मामले को क्लियर कर देती हैं कि नो डाउट यह सचो को अन्वेषण की अधिकारिता है और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उसे अन्वेषण करने की अधिकारिता है, लेकिन फिर भी उसकी यह अधिकारिता निर्द्वंद और निरंकुश नहीं है। ये न्यायालय की विचारण की अधिकारिता से जुड़ी हुई है, और न्यायालयों के विचारण की अधिकारिता के संबंध में उद्बंध कांड है अध्याय 14 में। और यह भी ठीक है कि अगर गलती से वो पुलिस अधिकारी जिसे अन्वेषण करना चाहिए था वो न भी करे तो भी समस्या कोई नहीं है, क्योंकि उसका इलाज हमेशा से पूर्व में 156(2) और वर्तमान में 175(2) में मौजूद है। एक बात और, 175(1) में ये परंतु नया जुड़ा है, कहता है परंतु संज्ञेय अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए पुलिस अधीक्षक उप पुलिस उपाधीक्षक को मामले का अन्वेषण करने के लिए अपेक्षित कर सकेगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, वो तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक एडिशनल प्रोविजन है। ऐसा लगता है कि अपराध बहुत गंभीर और ठीक है, कैसा है? अपराध की गंभीरता और प्रकृति है। अपराध का नेचर ऐसा है जो लोक शांति को विक्षुब्ध कर देने की प्रवृत्ति रखता है। तो स्टेट की सीरियसनेस उस अपराध के प्रति दिखनी चाहिए। नॉर्मल रात के 12 बजे शराब के ठेके पर 5 शराबी लड़ गए और एक शराबी ने दूसरे को मार डाला, नो डाउट गलत है, नो डाउट गलत है, लेकिन इससे जनता में आतंक का वातावरण नहीं बनता। यह भी एक कटु सत्य है। जनता ये कहती है अरे शराबी हैं वो तो लड़ते ही हैं, इससे कोई ऐसा वातावरण नहीं बनता। यानी इस अपराध की प्रकृति ऐसी नहीं है कि समाज की शांति पर गंभीर असर डाल दे, लेकिन डे लाइट हार्ट ऑफ द सिटी पर ठीक है, 4 लोग आए, गोलियां चलाई, एक को मार डाला और भाग गए। अब अपराध की प्रकृति ऐसी है कि स्टेट को सीरियस दिखना चाहिए। तब एसपी ये भी कर सकता है कि एसएचओ नहीं, डिप्टी एसपी इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यानी अब ये शक्ति, पहले ये कुछ अपराधों के संबंध में थी,
जैसे दहेज हत्या, आपका SC/ST एक्ट वहां अब भी है, अब भी रहेगी। लेकिन अन्य अपराधों में भी अगर प्रकृति, जैसे एक सामान्य चोरी 2-4 लाख छुड़ गए, अब स्टेट बैंक में लगा के नकब चोरी कर ली, ठीक है ना, तो चोरी वो नहीं मानी जा सकती। हर चीज का नेचर होता है। जैसे हम केजरीवाल को धूर्त क्यों कहते हैं, इसीलिए टैक्स चोरी, इसके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार, और रक्षा सौदों में दलाली खा लेना, ये दोनों एक बातें एक बराबर हैं। ये दोनों बातें एक बराबर नहीं हो सकती। आपने रक्षा सौदे में दलाली खा ली, ये एलिगेशन है आपके खिलाफ, और इनके खिलाफ एलिगेशन ये कि इनने सेल टैक्स चोरी कर लिया, इनने बिजली की कटिया डाल रखी थी। नो डाउट ये भी गलत है, लेकिन इनकी गलती क्या वही है जो इनकी गलती है? ये दोनों गलतियां अलग अलग हैं, और इनके प्रभाव और परिणाम अलग अलग हैं। और ये बेवकूफ धूर्त आदमी इसी ढंग की बातें करता था, और खुद अब ऐसा हुआ कि अकेला देश का मुख्यमंत्री है पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में जिसने जेल में रहते हुए जो मुख्यमंत्री बना रहा, जो इतनी शुचिता की बातें करता था कि साहब FIR दर्ज हो, आदमी को रिजाइन कर देना चाहिए और ये और वो। तो स्वतंत्र भारत का पहला आदमी ऐसा है जिसने तब भी रिजाइन नहीं किया जब जेल में रहे लगातार, ठीक है ना। तो वो एक अलग बात है। तो अपराध की गंभीरता और अपराध की प्रकृति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक को ये शक्तियां दी गई। 175(3) ये बहुत कॉमन धारा है जो पूर्व में 156(3) रही है, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव उन्होंने किया है, और वो 173(4) में हुआ बदलाव है। 173(4) में उन्होंने कहा था कि अगर आप SHO द्वारा इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड न किए जाने से व्यथित, तो आपके पास ऑप्शन था कि आप पुलिस अधीक्षक के पास जा सकते थे और इत्तला का सार उसे दे सकते थे, और देन वह स्वयं या अपने अधीनस्थ से अन्वेषण करा सकता था, ठीक है। तो 173(4) ये कहता था, और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां होंगी, ये सारी चीजें लिखी थी। और फिर अगर पुलिस अधिकारी भी यानी पुलिस अधीक्षक भी ये नहीं करते तो 173(4) में लाइन जोड़ दी गई कि अगर पुलिस अधीक्षक भी ऐसा नहीं करते हैं देन यू में, ठीक है, फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट लिखा है, जिसके न हो सकने पर ऐसा व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। यानी जो आवेदन करने का हक है वो कहां आपको मिला? 173(4) में। कई बार जो कानून के सेक्शन होते हैं वे अधिकार, ठीक है, यानी दावा करने का अधिकार और अधिकार देने का अधिकार, दो प्रकार के अधिकार। दावा भी यूं तो अधिकार है, लेकिन दावा अलग ढंग का अधिकार है। दावा कौन करता है? दावा करता। और अधिकार देने का ये दूसरे को हो सकता है। जमानत मांगने का अधिकार, ठीक है, ये आपके पास है जमानत का दावा करने का। जमानत देने का अधिकार कोर्ट के पास है। और ये दोनों अधिकार पूर्व में 437, 439, 436, 438 इन सेक्शंस में इनेक्ट रहे हैं। यानी दावा करने का अधिकार और दे देने का अधिकार, इसके लिए कई बार एक ही सेक्शन होता है, और कई बार इन दोनों ताकतों को अलग अलग कर देते हैं। बस इतना सा ही हुआ, और तो कुछ हुआ नहीं। हां, वही बात है कि कुछ लोग पदी घमंड में इतने चूर रहते हैं कि उन्हें दूसरों को तंग करने में आनंद आता है। इसी वजह से आपसे पूछा जाता है कि 173(4) और 175(3) कुछ नहीं है। 173(4) में सिर्फ दावा करने का हक आपको दिया गया। अगर आप व्यथित फील कर रहे हो इससे कि हमारी शिकायत पर अन्वेषण पुलिस अधीक्षक ने भी नहीं कराया, देन यू विल हैव द ऑप्शन टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट। यानी दावा करने का हक ये आपको वहां मिल गया, लेकिन अन्वेषण करने का हक पूर्व की भांति
175(3) में ही है, ठीक है ना। अब अगर 175(3) डाला गया तो गलत नहीं है और 173(4) डाला गया तो गलत है। इस दृष्टिकोण से, मेरे दृष्टिकोण से तो सही है, आपके दृष्टिकोण से गलत है, क्योंकि 173(4) में हमने एप्लीकेशन दे दी, आप किस हैसियत में दावा। या तो आप पहले की बात मान लो, या तो आप ये कहो कि एप्लीकेशन न भी हो तो भी हम कर देंगे, क्योंकि आवेदन ओरल भी हो सकता है। या तो इस पे आ जाओ, या तो इस पे आ जाओ, ठीक है। लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि 175(4) कह रहा है कि शपथ पत्र होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसका मतलब लिखित ही होगा। या तो आप इस पे आ जाओ कि सेक्शन पढ़ा हो ना पढ़ा हो, हमें ताकत है तो है भाई, हमें एक ताकत है तो है, हम लिखत दिखाएं ना दिखाएं, या तो इस पे आ जाइए। लेकिन अगर आप सेक्शन पर ही जोर दे रहे हो तो फिर तो हमें यह बता दो कि हमने 173(4) लिख के दे दिया, हमने तो आवेदन कर दिया। अब इस आवेदन पर आप किस ताकत में अन्वेषण कर रहे हो? अन्वेषण का जो आदेश करोगे आप कि अन्वेषण किया जाए, वो किस ताकत में करोगे? वो तो 175(4) ही है, सॉरी 175(4) करें, 175(3) ही है। अब बस सिर्फ करना आपको इतना है कि 173(4) सपठित 175(3) कर देना है, तो ये सारी चर्चा खत्म हो जाती है। 173(4) सिर्फ आवेदन का हक दे रही है, यानी दावा करने का हक दे रही है। दावा करने की प्रक्रिया और दावे पर आदेश करने का अधिकार, ये दोनों 175(3) ही दे रही हैं, क्योंकि 175(3) क्या कहती है? धारा 210 के अधीन, ये धारा 210 वो हो गई जो पहले 190 थी। 190 में क्या लिखा है, ये जब 210 पे पहुंचेंगे तब बात करेंगे। वहां ये लिखा है कि पुलिस रिपोर्ट पर अन्वेषण, पुलिस रिपोर्ट पर जिस थाना क्षेत्र में अपराध का होना कहा गया है, उस थाना क्षेत्र पर या उस थाना क्षेत्र में समाहित जो स्थानीय क्षेत्र है, उस पर जिस मजिस्ट्रेट का अधिकार है, अर्थात उस थाना क्षेत्र में हुए अपराधों के संबंध में प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट पर जिस मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान करने का अधिकार है, वो अन्वेषण का आदेश दे सकता है। इस धारा के अंतर्गत ऐसा बताया गया है। अब सवाल यह है कि संज्ञान क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, यह क्रमानुसार आपको पता लग सकता है। जब हम इस समय अगर हम वो बात सारी करेंगे तो सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा, इसलिए जब 210 पे हम पहुंचेंगे तभी उसकी क्लियर बात चल सकती है। आप मोटे में समझ लो, सिर्फ मोटे में बता रहे हैं, मेरी बात नहीं पकड़ेंगे आप, क्योंकि ये बात सारी क्लियर तब होगी जब क्रिमिनल कोड का जुडिक्शन ये हम बता दें और 210 यानी पुरानी 190 ये समझा दें, तभी ये सारी बातें एकदम क्लियर हो सकती है। इसलिए मेरी जबान नहीं पकड़ेंगे आप, जितना क्लियर हो सकता है इस समय, क्योंकि हमारी भी पढ़ाने की एक व्यवस्था है और आपकी पढ़ने की एक व्यवस्था है कि सेक्शंस को क्रमानुसार ही पढ़ा जा सकता है, सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता। तो मोटे मोटे में आप समझ लो कि अपराध जहां हुआ उस जगह पर, मोटे मोटे में बात कर रहा हूं, मोटे मोटे में अपराध जिस जगह पर हुआ, अब कई बार तो जब 175(1) के साथ जोड़कर देखेंगे तो अपराध जहां नहीं भी हुआ होगा, ठीक है, वहां भी अन्वेषण की अधिकारिता आ जाएगी। तो इसीलिए हमने कहा मोटे मोटे में अभी समझेंगे, अभी मोटे मोटे में जब हम क्रिमिनल कोड का जुडिक्शन और 210 दोनों बता देंगे तब ये बात क्लियर होगी। लेकिन जितना इस समय बताना प्रासंगिक है उतना समझ लीजिए कि वो अपराध जिसके दर्ज न किए जाने से आप व्यथित हो, उस अपराध के संबंध में दर्ज न किए जाने अर्थात जिस अपराध के संबंध में अन्वेषण न होने से आप व्यथित हो, ठीक है, उसके संबंध में आप संबंधित मजिस्ट्रेट, अब संबंधित मजिस्ट्रेट कौन सा होगा, ये जब 210 और क्रिमिनल कोड का जुडिक्शन बता देंगे तब बात करेंगे। तब संबंधित मजिस्ट्रेट के यहां आप क्या करेंगे, शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन,
यानी अब शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन हो गया, तो आवेदन लिखित हो गया। और आवेदन आप देते कैसे? एप्लीकेशन फाइल करके। और वो एप्लीकेशन कैसी होगी? सपोर्टेड बाय एफिडेविट। एफिडेविट में क्या लिखा होगा, क्या तथ्य होगा कि हम पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जा चुके हैं और उन्होंने अन्वेषण नहीं कराया है। ठीक है ना? शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे, जांच, या फिर शब्द आ गया, अब न्यायालय ही जांच करेगा। जांच में क्या, वो आपसे कह सकते हैं कि कैसे पुलिस अधीक्षक के पास कैसे गए थे? आपने कहा फलाने के साथ गए थे, ये रजिस्टर्ड डाक से उन्हें भेजा था, तो रजिस्ट्री रसीद लाओ, दिखाओ। ठीक है, तो ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे। कोई जांच आवश्यक नहीं समझता तो कोई बात ही नहीं। ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे, कोई आवश्यक नहीं समझ रहे तो समस्या कहां बची? ठीक है, जो वह आवश्यक समझे किए जाने के पश्चात तथा इस संबंध में किए गए निवेदन पर पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकेगा। पूर्वोक्त प्रकार के यानी कैसे? जैसा 175(1) में लिखा है। ठीक है, पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकेगा। अब पूर्वोक्त प्रकार के, इसके भी अर्थ हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पूर्व की सीआरपीसी है तो केवल एसएचओ को अन्वेषण का आदेश करोगे, ये नहीं डीजीपी अन्वेषण करें, पुलिस अधीक्षक अन्वेषण करें, ये नहीं। किए हैं इन लोगों ने, केस लाए सुप्रीम कोर्ट का। ये इतने, वही हमारे सर शौकत सर कहा करते थे कि मजिस्ट्रेट मीनिंग देयर बाय, ऐसा व्यक्ति जो इतने छोटे मन का है कि उसके छोटे मन की स्थिति को दर्शाने के लिए वो एक उदाहरण दिया करते थे कि एक आदमी एक बार सोने का कड़ा पहने था और जो है दावत में गया, तो लोग उसे पूड़ी दे रहे थे, तो पूड़ी दे रहे, अगर आप खा चुके तो आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं हमें नहीं चाहिए, तो ऐसे अब कड़ा उसे दिखाई, तो वो कह रहे थे नहीं हमें नहीं चाहिए, ऐसे करके बता रहे ताकि कड़ा देख ले। ये इतने छोटे मन के लोग होते हैं, इन्होंने किए हैं ऐसे आदेश। फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट तक गया, क्योंकि सरकार भी कोई पीछे तो होती नहीं, सरकार के वकील हर जगह हैं, सुप्रीम कोर्ट तक है। फिर मसले सुप्रीम कोर्ट तक गए और उन्होंने कहा क्या लिखा है? पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकेगा। यानी पुरानी में बात करें तो सिर्फ एसएचओ को अन्वेषण का आदेश करोगे, और नई में बात करें तो डिप्टी एसपी तक अन्वेषण का आदेश कर पाओगे। और वो भी नहीं कर पाओगे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि वहां सीधे कर दिया पुलिस अधीक्षक, वहां भी स्पेशलाइज्ड प्रोविजन आ गया। ठीक है, तो आप सिर्फ एसएचओ को ही आदेश करोगे। ये कर चुके हैं ऐसा, ये सीबीआई को भी इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर चुके हैं। ठीक है, जो हाईकोर्ट की ताकत है, जो वो भी कर चुके हैं। तब कोर्ट ने कहा ना, पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकोगे। पूर्वोक्त प्रकार का अन्वेषण कौन सा? पुलिस द्वारा। जो नहीं ये ना ये इन्वेस्टिगेट करें, वो तुम्हारी औकात नहीं है। ठीक है, तो है क्या, कानून के एक एक शब्द को समझना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे मजिस्ट्रेट ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसे भी हैं। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे भी हैं, और ऐसों को ही नियंत्रण में रखने के लिए ही प्रक्रिया बनती है, कानून बनाए जाते हैं कि आप कुछ भी नहीं करोगे, पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकेगा, ये लिखा है। ठीक है, अब यही जैसे ही आप वहां करोगे तो मिर्च ऐसी लग जाएंगी, जैसे ही आप ऐसे एडवोकेट खड़े होकर बताओगे तो ऐसा लगे उनके मुंह में कुनैन की गोली जबरदस्ती घुरस दी गई, और फिर वो आपको बेइज्जत करेंगे। और वहां खड़े हुए विभिन्न अधिवक्ता, क्योंकि उन सबके काम लगे हैं, तो वो आपके साथ सहानुभूति दर्शित नहीं करेंगे, साहब कि हाँ में हाँ मिलाएंगे। और फिर जब तुम लिख के दे दोगे कि लो हमारा लिख के है, खारिज कर दो, तभी जब आदेश आएगा, क्योंकि आदेश तो बाद में आएगा, आदेश तो अकेले में आएगा, वो आपके पक्ष में होगा, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, आप भी खुश, वो भी खुश, सब खुश, कानून भी ठीक चल रहा, ये होता है। बहुत काबिल बनेंगे। ठीक है, तो आपका कह रहे हैं, इसके बाद क्या कहते हैं 175(4), ये नई धारा आई है का धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद की प्राप्ति पर जो अपने शासकीय कर्तव्यों के दौरान हुआ हो, निम्न के अध्ययन
उसके वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट की प्राप्ति पर, और लोक सेवक द्वारा किए गए प्रख्यानों को जो ऐसी स्थिति के बारे में है जिससे यह घटना अभिकथित हुई है पर विचार करने के पश्चात अन्वेषण का आदेश कर सकेगा। यानी ये नहीं रोका, अन्वेषण का आदेश आप नहीं कर पाएंगे, ये नहीं है, वो खूब करो, खूब करो। यानी आपको लगता है कि कराया जाना चाहिए तो खूब करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे ही नहीं कराओगे, ऐसे ही नहीं कराओगे। अब उसकी प्रोसीजर आ गए हैं, क्योंकि होता ही है, आपने एक झूठी एप्लीकेशन दी एसएचओ के खिलाफ, ठीक है, अंतर्गत धारा 175(4), सपठित धारा अंतर्गत धारा 175(3), सपठित 173(4), और उसमें आपने लिखा कि एसएचओ साहब ने हमसे पैसे मांगे और गोली मार दी और ये और वो फलाना ढिमाका, ठीक है। अब कम से कम एसएचओ से एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये भी है पदीय हैसियत में, पदीय हैसियत में, ठीक है। आप ये कहते हैं कि वो थाने हम गए, रिपोर्ट लिखाने और इनने में भगा दिया, 2 जूते मारे और निकल डाले, ये कहा इनने। अब आप उसके खिलाफ रपट लिखा रहे हो। अब एसएचओ का कम से कम एक्सप्लेनेशन तो है। एसएचओ ये बता रहा है कि तुम पहले 3 झूठी एप्लीकेशन दे चुके, अमुक अमुक व्यक्तियों के खिलाफ दे चुके, उन सब में हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कि अब आ गया, सब में झूठ पाया और सब में हमने आपको भगा दिया कि अब की अगर घुसे झूठी एप्लीकेशन लेके तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हमने ये कहा। इसके बाद ये हमारे खिलाफ दे रहे हैं, ठीक है। अब सारी स्थिति आपके सामने है। अब भी अगर आपको लगता है कि पुलिस अन्वेषण की आवश्यकता है, आप खूब करो, खूब करो, लेकिन उसका पक्ष तो आना चाहिए। ऐसे लोक सेवक कैसे काम करेंगे? इसलिए लोक सेवकों को संरक्षण देने के लिए ये नया सेक्शन आया है, और इसमें ये रोका नहीं लोक सेवकों के विरुद्ध परिवाद को दर्ज करने या उस पर अन्वेषण का आदेश देने से रोका नहीं, सिर्फ इतना कहा कि अगर लोक सेवक के विरुद्ध उसकी पदीय हैसियत में, व्यक्तिगत हैसियत में वो चोरी कर रहा, डकैती कर रहा, तो संरक्षण की कोई जरूरत आई नहीं। वो संरक्षण तो सिर्फ राष्ट्रपति को है, वो करें व्यक्तिगत हैसियत में, तब भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे 361 के कारण, 361 नहीं सबसेक्शन 2, 361 सबसेक्शन 2 के कारण। लेकिन बाकी के साथ तो ये स्थिति है नहीं। लेकिन लोक सेवक अगर अपनी पदीय हैसियत में काम कर रहा है और फिर उस पदीय हैसियत में उसके ऊपर अपराध करने का आरोप लगाया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कॉल द रिपोर्ट फ्रॉम द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ हिमसेल्फ, और you must call an explanation from that particular public servant also, ठीक है। आप उससे भी एक्सप्लेनेशन कॉल करिए, और इन दोनों पर विचार करने के पश्चात ही अगर आपको लगता है कि अन्वेषण का आदेश दिया जाना चाहिए पुलिस का, तो आप दे सकते हैं। तो 175(1), 175(2), 175(3), यहां तक तो पहले भी 156(1), 156(2) और 156(3) थे ही, और 175(4) ये नई जोड़ी है। लेकिन कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि जो एसएचओ को अन्वेषण की ताकत मिल रही है वो कहां से मिल रही? 156 से, ना कि 154 से। यानी 156 यानी 175, 154 यानी कि 173, उससे नहीं मिल रही। वहां दर्ज करने की ताकत है और अन्वेषण की शक्ति यहां है। और अगर इतना आप सुनेंगे और विचार करेंगे तो आपको फिर प्री में और प्रीलिम स्पेशल में ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रह जाती कि थाने के भारसाधक अधिकारी की अन्वेषण की शक्तियां ये किस सेक्शन में लिखी हुई हैं। ये पढ़ने की जरूरत नहीं बचती, वो तो लिखी है 156 में है, 19 जोड़ दो 175 में लिखी है। 175 में किस सब सेक्शन में? तो 1 में है, क्योंकि 2 में 2 रेमेडियल नेचर का सेक्शन है कि अगर गलती हो जाए तो उसका उपचार ये मौजूद है 175(2) में। 175(3) में पहले भी अन्वेषण का आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति थी, वो अब भी है। 175(4) लोक सेवक, इनके विरुद्ध अपराध किए जाने की शिकायत होने की दशा में अन्वेषण किस प्रकार होगा ये। अब अन्वेषण की प्रक्रिया, बात इस पर होगी। सिस्टम बाय सिस्टम चलना चाहिए। अन्वेषण क्या है, यहां से बात शुरू की थी।
अन्वेषण कब प्रारंभ होगा? तो दर्ज होने से। असंज्ञेय अपराध यह हुआ है तो अन्वेषण कब होगा? मजिस्ट्रेट की अनुमति से। ठीक है, अन्वेषण किन अपराधों के संबंध में और कौन करेगा? 156 या 175। ठीक है, यह सचो करेगा और उन अपराधों का करेगा जिन अपराधों के संबंध में उसके थाना क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अपराध के विचारण की अधिकारिता है। कहां से? अध्याय 14 के उपबंधों के अनुसार। कौन करेगा, किस अपराध का करेगा, कब करेगा, अन्वेषण क्या है ये। अब अन्वेषण कैसे होगा? 157 या अब 176, इस पर हम लोग चर्चा कल करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे।